नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को देखते हैं। यानी इसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को हम देखेंगे, जो कि समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है 2025 के लिए। चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है। इसमें परीक्षा अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवं तथ्यात्मक नोट्स इसमें समाहित है। चलिए इसमें देखते हैं तो एलटी परीक्षा को दृष्टि में रखकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती एवं अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का इसमें समावेश है। इसमें यानी GIC परीक्षा के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। इसमें देखें इसका सिलेबस और परीक्षा योजना को देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। तो इसमें देखें सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी मेल फीमेल की परीक्षा योजना, प्रथम चरण यानी PT एग्जाम देखें, प्रारंभिक परीक्षा। इसमें सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक मुख्य विषय इसमें सम्मिलित होंगे। परीक्षा योजना यहाँ पर दिया गया है। सामान्य परीक्षा अब वस्तु परक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। प्रश्न पत्र 1 होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें से 30 प्रश्न GS के होंगे और 120 प्रश्न जो होंगे वह प्रत्येक वैकल्पिक विषय से संबंधित होंगे। कुल अंक इसमें 300 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। समयावधि 2 घंटे निर्धारित होगी। नोट इसमें देखें तो यह है कि उपयुक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ परक में उत्तीर्ण यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा यानी परंपरागत या रिटेन में सम्मिलित हो सकेंगे। यानी कहने का आशय हुआ कि आपको इस परीक्षा का मेंस देने के लिए PT क्वालिफाई करना होगा। सेकंड इसमें है सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिसमें से भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करके उत्तर देना होगा। 2 खंड का मतलब 120 प्रश्न हो जाएंगे, जो 120 नंबर के होंगे और शेष 30 नंबर GS के होंगे। कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी 300 मार्क्स चाहिए होगा। समयावधि 2 घंटे होगी। PT के लिए मेंस देखें, जिसका द्वितीय चरण इसका मुख्य परीक्षा का वैकल्पिक विषय, इसमें GS नहीं होगा। इसमें भी 1 प्रश्न पत्र है और परंपरागत रिटेन होगा। ये कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी, जिसमें 10 + 10 में डिवाइड होगा। 10 प्लस इसमें लघु उत्तरी और 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी होंगे। लघु उत्तरी प्रश्नों की संख्या 8 होगी और कुल मिलाकर के 80 मार्क्स का ये बनेगा। और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की संख्या 12 होगी, कुल मिलाकर 120 मार्क्स बनेंगे। टोटल अंक इसमें 200 अंक, समयावधि 3 घंटे की होगी। जैसा कि अपर एग्जाम यानी प्रवर अधीनस्थ सेवा का जो मुख्य परीक्षा होता है, उसी तरह से इसका जो मेंस होगा। और मेंस की कॉपी में जो होगा ये सारे प्रश्न प्रिंटेड होंगे, जैसा कि प्रवर अधीनस्थ के मेंस में यह स्वरूप होता है। नोट्स देखें तो उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक यानी मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप अंकों का विभाजन निम्न होगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। वे 2 खंडों में विभाजित होंगे। प्रश्नों कुल संख्या खंडवार निम्न होगी। खंड अ और खंड ब यानी सेक्शन A सेक्शन B में डिवाइड होगा। सेक्शन A या खंड अ के अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरी प्रश्न, जिसके उत्तरों की शब्द सीमा 125 होगी और यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, यानी कुल मिलाकर देखें तो 80 नंबर का यहाँ होगा। और सेक्शन B या खंड ब के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरी टाइप के होंगे, जिसके प्रश्नों की शब्द सीमा 200 शब्दों की होगी और यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक होगा, यानी 120 नंबर का खंड ब होगा। जैसा कि हमने पूर्व के लेक्चर में ही चर्चा कर लिया था कि मेंस एग्जाम जो होता है वह नॉलेज से ज़्यादा आपके लिखने की क्षमता का अवलोकन या इसमें डिमांड होती है। यदि लिखने में आप सही नहीं तो आपके पास कितना भी नॉलेज होगा, आप इसको उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। और लिखने की यह होती है कि पर मिनट यानी 1 मिनट में आपके जो लिखने की स्पीड होनी चाहिए वो 25 शब्द या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप जो है बैकबोर्ड के हिसाब से संतुष्ट कर सकते हैं एग्जामिनर को। तो यह जो है हमने देखा PT और मेंस की जो परीक्षा योजना एग्जाम प्लानिंग है। और इसके सिलेबस को हमने देख लिया। यहाँ अनुक्रमणिका के अंतर्गत इसके सिलेबस को हम देख लें तो यहाँ पर भारतीय इतिहास, इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। हालांकि इससे संबंधित यानी इस नोट्स के माध्यम से समसामयिक घटना चक्र के जो नोट्स इस पर आधारित हमने जो बनाया है वो पहला ही पार्ट भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। शेष पार्ट इसमें देखें तो इतिहास के अंतर्गत जो है प्राचीन इतिहास यानी भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास महत्वपूर्ण होगा इसमें। इसके बाद भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण भारत के उत्तर प्रदेश यानी स्पेशल अंगणित, अध्ययन सामान्य ज्ञान यानी करेंट अफेयर्स जो होगा इसमें पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक इसके रहे, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहा। तो सिलेबस का विस्तार भी हमने पूर्व के लेक्चर में देख लिया। यहाँ भी सिलेबस को विस्तार को समझ लेते हैं। इसके बाद इस टॉपिक पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बनाने का प्रयास किया जाएगा। सिलेबस का इसमें देख लेते हैं। सिलेबस का जो यानी सामान्य अध्ययन जो 30 नंबर का होगा उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया इसके नोटिफिकेशन में।
तो इसमें पहली टॉपिक भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। इसका सिलेबस या देखें जो टॉपिक है ये अपर पीटी एग्जाम यानी प्रवर अधीनस्थ सेवा जो प्रारंभिक परीक्षा उसमें भी ये शामिल है। साथ ही यह देखें 120 नंबर का जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप जीएस जो पूछा जाएगा आर मेंस में, उसमें भी ये टॉपिक संदर्भित है। और इसके अलावा पेट के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। दूसरी टॉपिक यहाँ देख सकते हैं, इसमें संदर्भित जो बिंदु है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल इसमें शामिल है। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल होगी। तीसरी टॉपिक में आप इसको देख सकते हैं। चौथी टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद पांचवी टॉपिक आप ये देख सकते हैं। छठी टॉपिक भारतीय कृषि है। इसके बाद सामान्य विज्ञान, इसके अंतर्गत ये सारी जानकारी होगी। इसके बाद प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर के होंगे, जिसके अंतर्गत अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित शामिल होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित होगा उत्तर प्रदेश के विशेष परीक्षा में उपयुक्त विषयों का उन्हें समान परिचय हो, यानी यूपी स्पेशल, ये पूछेगा इसमें। चलिए आज के लेक्चर में देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी आधुनिक इतिहास। इसको हम दो पार्ट में देखेंगे, एक पूर्व परीक्षा प्रश्न यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में, इसके बाद उससे संबंधित तथ्यात्मक नोट्स भी साथ में देखते चलेंगे। तो यह लेक्चर देखें तो LT ग्रेड यानी UPPSC द्वारा आयोजित LT ग्रेड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तो है। इसके अलावा UPPSC द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी महत्वपूर्ण है। RO मेंस एग्जाम 2023 के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पेट 2025 के लिए भी महत्वपूर्ण है। SPSC में 71 में BPSC PT एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। MPSC JPSC RPSC UPPSC के लिए भी महत्वपूर्ण है। SSC के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में UPSC के लिए भी महत्वपूर्ण ये लेक्चर साबित हो सकता है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले PYQ को शुरू करते हैं और टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इससे संबंधित प्रश्न जो पूछे गए उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो देखें 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था, यानी 1756 में फुल्टा जो शब्द है किस संदर्भ में आया था। तो इसका आंसर जो है वो डी है, एक टापू का नाम। फुल्टा क्या था, एक टापू का नाम है। यह शब्द देखें फुल्टा जो शब्द है यह RO एग्जाम 2023 इसका 27 देखें जुलाई 2025 को इसका आयोजन किया गया, तो उसमें फुल्टा शब्द था। तो वहां से भी देख लेते हैं। यहाँ 1756 में फुल्टा शब्द का संदर्भ लिया गया है जो कि एक टापू का नाम था, लेकिन वहां पर देखते हैं कि RO एग्जाम में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में पूछा गया है। तो देखें हालांकि वहाँ फुल्टा था, यहाँ फाल्टा है, लेकिन दोनों शब्दों को आप समझ लें। निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र से है, तो इसमें फाल्टा सेज है, यानी फाल्टा सेज यहाँ देख सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इसमें फाल्टा सेज है। तो वहाँ फुल्टा था, यहाँ फाल्टा, दोनों शब्दों में लाके डिफरेंट है, लेकिन मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस करना आवश्यक था। देखा यहाँ फुल्टा शब्द से किस संदर्भ में आया है, एक टापू के नाम है। वहाँ फाल्टा सेज था जो कि प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित था। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको। ये UPPSC GIC आश्रम पद्धति एग्जाम 2012 में पूछा गया प्रश्न। इसका व्याख्या देख लेते हैं। फुल्टा एक टापू का नाम था जो कलकत्ता से लगभग 20 मील की दूरी पर था। 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर आक्रमण किया गया, जिसके बाद ब्रिटिश सेना फुल्टा टापू पर शरण लेने को मजबूर हो गई थी, यानी फुल्टा टापू है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो इसका आंसर बी है, मुर्शीद कुली खां। यह जो है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल का गवर्नर था। तो इसके बारे में इसकी व्याख्या देखें। UPPSC मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न। इसमें देखें तो मुगल सम्राट फारूकशीर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई, यानी 10 साल बाद हो गई। 1727 ईस्वी में उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार मीन्स गवर्नर बना, जिससे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से जानते हैं, मोहम्मद शाह द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था, यानी यहाँ देख सकते हैं मुर्शीद कुली खां था, जिसको मुगल सम्राट फारूकशीर द्वारा 1717 से मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार या गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट रूप में याद कर लें कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो मुर्शीद कुली खां का 20 का आंसर सही हुआ। तीसरा देखते हैं, तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध है जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, कौन सा है। तो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इसके बाद देखें वांडीवास का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसमें सबसे निर्णायक रहा यही बक्सर का युद्ध। इसके व्याख्या के रूप में देख लें तो 22-23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथों में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। जो प्लासी के युद्ध 1757 था, यह युद्ध नहीं बल्कि एक षड्यंत्र था, उसके निर्णयों पर मुहर लगा दिया कौन, बक्सर का युद्ध। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ।
पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यानी कौन ऐसा कह रहे हैं? पी.ई. रॉबर्ट्स इतिहासकार हैं, वो कहते हैं प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, यानी प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की प्रभुता कहाँ स्थापित हुई? बंगाल में हुई, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। तो ये इसका व्याख्या था, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों की भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया वो बक्सर का युद्ध था, जो कि कब लड़ा गया था? 22-23 अक्टूबर 1764 को। इसमें याद रखें कि अंग्रेजों की सेना जो थी वह संयुक्त रूप से किस सेना को हराई थी? अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजदौला और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को अंग्रेजों ने हराया था, जिसका नेतृत्व जो था वो मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, इसके हाथों में कमान थे। चलिए चौथे प्रश्न के रूप में इसमें देखते हैं, तो निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो ये इसका यानी मराठा है। निम्न में से यानी मराठा, मुगल, राजपूत, सिखों में देखें तो सर्वाधिक यहाँ लिखा है, सबसे ज्यादा विरोध कौन किया? मराठों ने किया। यूपीपीएससी एग्जाम 1993 पूछा गया प्रश्न है, इसको देखें व्याख्या रूप में। तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका, यानी 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए, इसके बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, यानी अंग्रेजों की पराजय हुई। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध समाप्त हुआ, यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो समाप्त होता है वो सालबाई की संधि से समाप्त होता है। विलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रईस शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश व्यवस्था की स्थापना की। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 4 प्रश्नों को देखने के बाद इसमें तथ्यात्मक नोट्स को भी शामिल करते चलते हैं। तो यहाँ पर तथ्यात्मक नोट्स में देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को समझते हैं। तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था, जो प्रश्न में पूछा गया था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा। उसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था प्रारंभ किया, यानी मुर्शीद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था की प्रारंभ किया। इसके बाद इसमें देखें तो यह है कि अलीवर्दी खां, जिसका समय 1740 से 1756 ईस्वी में यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, यानी अलीवर्दी खां, इसका समय 1740 से 1756 देख सकते हैं, ने यूरोपियों की तुलना किससे की? मधुमक्खियों से की। यानी मधुमक्खी को यदि आप छेड़ेंगे नहीं तो वो आपको नहीं काटेगी, अर्थात शहद देगी, छेड़ेंगे तो आपको काटेगी। इसलिए ऐसे ही अलीवर्दी खां ने अंग्रेज यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजदौला के समय में हुई थी, यानी किसके समय में? सिराजदौला के समय में हुई थी, कथित घटना है। मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन की पुस्तक सियार उल मुतखैरिन है, यानी मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन, इनकी पुस्तक बुक का नाम क्या है? सियार उल मुतखैरिन है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, यानी भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध यानी 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजदौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी वर्तमान नाम पलासी, यानी जो प्लासी वर्तमान नाम क्या है? पलासी का युद्ध मैदान पश्चिमी बंगाल की नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव बंगाल में क्लाइव जो था भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1758 से 1760 तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहे। 2 बार ये जो बंगाल का गवर्नर के रूप में बंगाल का गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद देखें तो क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला, यानी क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की 1765 में। इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की प्रथम द्वितीय संधि है। हालांकि इस पर हम विस्तार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए नोट्स में जो जानकारी दी गई है उसी पर हम चर्चा करें, अलग से एक्स्ट्रा जोड़ने का प्रयास नहीं करें। देखें अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह क्लाइव के समय में हुआ था, यानी श्वेत विद्रोह जो अंग्रेज सैनिकों का था किसके समय? रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 1763 सबसे योग्य था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया।
मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। मीर कासिम द्वारा मुंगेर में तोपे तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। 22-23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। युद्ध के समय वेनस्टाट बंगाल का गवर्नर था। बक्सर युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। मीर जाफर का गद्दार था जिसने प्लासी के युद्ध में जो है वह गद्दारी किया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिए। ध्यान रखना, अस्थायी रूप से दे दिए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के 4 दिन बाद के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। कौन? अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले जो थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। प्रथम संधि के तहत क्या किया? मुगल बादशाह शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अस्थायी दीवानी के रूप में दे दिया। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। उसने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। यानी कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति किया। कौन? कंपनी ने। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इंपॉर्टेंट है कि शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त हुई थी। के.एम. पनिक्कर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित किया। सिराजउद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर रॉजर ड्रेक था। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला को पराजित कर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। मीर कासिम ने एक कर खिजरी जमा जो अभी तक अधिकारियों द्वारा छुपाया जाता रहा था भी प्राप्त किया। यानी मीर कासिम ने एक कर जो था खिजरी जमा जो अभी तक अधिकारियों द्वारा छुपाया जाता था भी प्राप्त किया। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का कथन, यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया गया तो समुद्र में आग लग जाएगी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। अलीगढ़ की संधि अलीनगर सिराजउद्दौला द्वारा कलकत्ता को दिया गया नया नाम था। यानी इसमें देखें अलीगढ़ की संधि क्या होती है, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होती है। किसके बीच? सिराजउद्दौला और क्लाइव के बीच होती है। अलीनगर सिराजउद्दौला द्वारा कलकत्ता को दिया गया एक नया नाम था। द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टिस को माना जाता है। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में सिराजउद्दौला के पराजय के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यानी यही गद्दार था, उसका सेनापति सिराजउद्दौला का था जो कि युद्ध में षड्यंत्र करके पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये मीर जाफर ही गद्दार था। मीर जाफर ने क्लाइव को मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से उमरा की उपाधि प्रदान करवाई। यानी मीर जाफर ने क्लाइव को, यानी जो बंगाल का गवर्नर था, क्लाइव को मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से उमरा की उपाधि प्रदान करवाई। उमरा की उपाधि किसको दी गई? रॉबर्ट क्लाइव को दी गई। कौन दिया? आलमगीर द्वितीय। कौन दिलवाया? मीर जाफर ने दिलवाया, जो उस दौरान बंगाल का नवाब बना था मीर जाफर।